जय श्री कृष्ण। सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। D30 या त्रिशांसा चार्ट से रिलेटेड प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे और उसमें बताया था कि हम किस तरीके से D30 चार्ट कास्ट करते हैं, और एक मैंने यूनिक सूत्र बताया था जो आपको शायद ही कहीं मिलेगा कि राहु और केतु किस तरीके से अरिष्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि D30 चार्ट अरिष्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं, मिस फॉर्च्यून देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं इसके बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आप इसे ध्यान से नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, और इसके बाद मैं नेक्स्ट एक क्लास में इसको किसी एक चार्ट पर बताऊंगा लगा कर कि किस तरीके से हम D30 चार्ट से अरिष्ट देखेंगे। अब D30 चार्ट की मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो अभी डिस्कस करना चाहूँगा। तो D30 चार्ट, जिसे हम त्रिमशांसा या त्रिशांसा भी बोलते हैं, ये मिस फॉर्च्यून और मिसअप इंडिकेट करता है इन वंस लाइफ कि कौन कौन सी दुर्घटनाएं या ख़राब घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। इट शोज़ द हार्डशिप, कठिनाइयाँ, ट्रॉमा, जो भी परेशानियाँ हैं, उस तरीके की कौन आपके शत्रु हैं आपकी लाइफ के अंदर, उन सभी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अरिष्ट जितने भी तरीके के हो सकते हैं वो सभी यदि आपको देखने हैं तो वो हम D30 चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं। उसमें आपका मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सभी तरीके के अरिष्ट किन ग्रहों की वजह से होंगे वो सारा हम D30 चार्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः पिता और माता का कारक माना गया है। तो D30 चार्ट के अंदर सूर्य और चंद्रमा की राशियों में कोई भी ग्रह प्लेस्ड नहीं होते। इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा की राशियों में ग्रह प्लेस नहीं है तो वो अरिष्ट का कारण होती नहीं है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना गया है, और ऐसा कहा गया है कि माँ और पिता कभी भी किसी का अरिष्ट नहीं करते, इसलिए इन दो ग्रहों की राशियों में कोई भी प्लैनेट नहीं होता और ये दोनों आपके मिस फॉर्च्यून का कारण नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आपको एक बार पता चल गया कि कौन सा ग्रह आपके मिस फॉर्च्यून का रीज़न है, तो उन ग्रहों की प्रकृति है और उस प्रकृति के हिसाब से उसी रीज़न की वजह से आपके साथ गलत घटनाएं होंगी, अरिष्ट होगा या आपकी परेशानियों का कारण होगा। यदि आपका मार्स या मंगल अरिष्ट का कारक है तो आपका गुस्सा, एंगर मेन रीज़न होगा जिसकी वजह से आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे और आपको खराब या अरिष्ट आपका होता रहेगा। यदि मरकरी कारक है, रीज़न है, मरकरी इज रीज़न, बुध यदि रीज़न है आपके D30 चार्ट के हिसाब से अरिष्ट का, तो आप हमेशा ईर्ष्या या जेलसी रहेगी आपके अंदर दूसरे लोगों के प्रति, और उसकी वजह से अंदर ही अंदर आप हमेशा परेशान रहेंगे और उसकी वजह से वो एक्सपोज भी हो जाएगी और दूसरे लोग भी आपसे नफरत करने लगेंगे और वो आपके अरिष्ट का कारण होगा। यदि वीनस रीज़न है, अभी मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा कौन सा प्लेनेट है। यदि वीनस अरिष्ट का कारण है तो लस्ट, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होंगी कि जो पूरी नहीं हो रही होंगी, और इस तरह की इच्छाओं की वजह से आप हमेशा परेशान रहेंगे और वो आपके अरिष्ट का कारण होगा। उसकी वजह से आपको बीमारियां भी हो सकती हैं, उसकी वजह से आप अशांत रहेंगे और घर के अंदर भी गृह क्लेश भी रहेगा क्योंकि आपकी इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, लस्ट है आपके अंदर कि मैं बहुत बड़ी कार खरीदूं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, मगर वो इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं हैं। सैटर्न यदि कारण है तो इंटॉक्सिकेशन, आपको नशे पते की आदत हो जाएगी, ऐसी आदतें हो जाएंगी जिससे कि आपको एक किसी भी चीज़, जैसे आप कोई भी एक नशा कर रहे होंगे, साथ में आपके अंदर ये होगा कि मैं इसे छोड़ दूं, उसकी वजह से दूसरे लोग भी परेशान होंगे और आप उससे निकल नहीं पाएंगे बाहर। तो वो आपके अरिष्ट का सबसे बड़ा कारण होगा। उससे रिलेटेड आपको डिजीज़ हो जाएंगी और उन डिजीज़ या बीमारियों से आप लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। यदि राहु और केतु कारण है तो राहु का होता है ग्रीडीनेस, लालच, आपके अंदर लालच होगा हर चीज़ के लिए, और लालची इंसान भी कभी खुश नहीं होता, उसको कुछ भी मिल जाए मगर वो फिर भी परेशान ही रहेगा कि मेरे पास ये चीज़ और होती, वो चीज़ और होती। और केतु होता है इल्यूज़न,
इल्यूज़न का मतलब मन के अंदर आपके भ्रम रहेगा हमेशा, अलग अलग तरह की चीज़ों का भ्रम होगा। यही भ्रम पैदा हो जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, आपके पीछे कोई लोग लगे हुए हैं, आपके कोई शत्रु हैं, आपके घर का कोई अरिष्ट तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके का इल्यूज़न रहेगा आपके माइंड के अंदर। दूसरे लोगों को गलत समझते रहेंगे आप भ्रम के कारण। अब हम देखते हैं कि इसमें हम D30 चार्ट को आपको एनालाइज कैसे करना है। D30 चार्ट की जब मैं बात बता रहा हूँ तो मैं ये पहले से एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक जानकारी है एस्ट्रोलॉजी की, कि हम किसी भी चार्ट को एनालाइज करेंगे। यदि मैं कहता हूँ कि इस ग्रह को एनालाइज करना है तो वो आपको आता है, और यदि वो आपको नहीं आता है तो आप मेरे कैसे हम एनालिसिस करते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले D30 चार्ट को एनालाइज करने के लिए आप D30 चार्ट के असेंडेंट की पोजीशन देखेंगे। असेंडेंट ऑफ D30, असेंडेंट का मतलब यहाँ पे इसका असेंडेंट लॉर्ड है D30 का, या असेंडेंट जो लिखा हुआ है इसको आप असेंडेंट लॉर्ड पढ़ेंगे। एनालाइज द पोजीशन ऑफ असेंडेंट ऑफ D30 इफ इट इज इन केंद्रा। यहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड पढ़ लीजिएगा, इसको केंद्र में है, त्रिकोण में है, या वो एक्सोल्टेड साइन में है, तो ये आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा अपनी महादशा में, आपका अरिष्ट नहीं करेगा। क्योंकि एक कंसेप्ट और मैं बता देता हूँ, जो चार्ट आपके अरिष्ट को बताएगा वही आपके भलाई को भी बताएगा। क्योंकि एक ही चीज़ एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेम हाउस आपकी बीमारियों को बताएगा तो सेम हाउस आपके इलाज को भी बताता है। इसी तरीके से D30 चार्ट, ये आपका, इसकी हम लग्न लॉर्ड को देखेंगे। यदि वो केंद्र में, त्रिकोण में या एक्सोल्टेड साइन में है तो वो अपनी दशाओं में अच्छे फल देगा। मगर वो असेंडेंट लॉर्ड डेबिलिटेटेड या नीच के साइन में है या 6, 8 और 12वें भावों में है तो वो आपके अरिष्ट करेगा आपका। तो आप असेंडेंट लॉर्ड को देखेंगे। असेंडेंट लॉर्ड मेनली यदि आपके नीच के राशि में चला गया या 6, 8 और 12वें भाव में चला गया तो आप समझ लीजिए कि वो आपका अरिष्ट करने वाला है। आप उसे नोट कर लेंगे कि असेंडेंट लॉर्ड हमारा अरिष्ट करेगा। क्या अरिष्ट करेगा वो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था। उसमें जुपिटर मैंने नहीं बताया था क्योंकि जुपिटर जनरली अरिष्ट नहीं करता, वो सबसे बड़ा शुभ ग्रह है तो वो अरिष्ट उतने तरीके से करता नहीं है। मगर किस तरीके से करता है वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। दूसरा आपको देखना है असेंडेंट लॉर्ड ऑफ D1। बर्थ चार्ट के असेंडेंट लॉर्ड को हम देखेंगे D30 के अंदर। मतलब जो आपका बर्थ चार्ट है उसका जो असेंडेंट लॉर्ड है उसको आप D30 में जाकर देखिए कि वो किस पोजीशन पर जाकर बैठ गया है। फिर वही बात है, वो केंद्र त्रिकोण में है तो कोई बुरा नहीं करेगा, अपने एक्सोल्टेड साइन में है तो कोई भी बुरा नहीं करेगा। मगर वो डेबिलिटेड साइन में चला गया या 6, 8, 12 में चला गया तो वो भी अरिष्ट का कॉज हो सकता है। ये दूसरा प्लेनेट अरिष्ट का कॉज हो सकता है। तीसरा आपको चेक करना है कि जो भी प्लेनेट 6, 8 और 12वें भाव में प्लेस्ड है, मैं प्लेनेट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी लॉर्डशिप की नहीं कर रहा, 6, 8वें और 12वें भाव में जो भी प्लेनेट प्लेस्ड हैं वो भी दे कैन ऑल्सो कॉज द अरिष्ट, उन्हें भी आप चेक करेंगे। तो 3 चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई इनिशियली। आप D30 चार्ट के असेंडेंट लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे, D1 चार्ट के असेंडेंट लॉर्ड की पोजीशन D30 में देखेंगे। इसके बाद आप 6, 8वें और 12वें भावों के अंदर जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं उन्हें देखेंगे। और आप एक ध्यान से देखें तो ये तीनों चीज़ें करीब करीब एक ही हैं। कि जो मेन चीज़ आई वो ये आई कि जो 6, 8वें और 12वें भाव में जो भी प्लैनेट हैं, वो चाहे D30 का असेंडेंट लॉर्ड आ जाए, D1 का असेंडेंट लॉर्ड आ जाए या कोई भी और प्लैनेट यदि 6, 8वें और 12वें भाव में यदि हैं D30 चार्ट के, तो वो आपके अरिष्ट का कॉज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जनरल लिटरेचर में ये पॉइंट्स मिलेंगे जो अभी मैंने बताए हैं क्लास 6 में। बाकी पॉइंट्स रिसर्च बेस्ड हैं और ये पॉइंट आपको एज इट इज़ क्लास 6 में मिलेंगे। त्रिशमांसा D30 चार्ट सम मोर पॉइंट्स करके जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैंसर और लियो साइन ऑफ D30 में कोई भी प्लैनेट नहीं होता। सन यहाँ पर यदि सन मार्स के साइन में प्लेस्ड हो तो उसका हम एक्सोल्टेड या उच्च का मानेंगे। अब मार्स के साइन 1 में तो वो एक्सोल्टेड होता ही होता है,
मेष राशि में सूर्य एक्सोल्टेड होता है, मगर यहाँ पर उसको स्कॉर्पियो या वो आपका वृश्चिक राशि में है तभी भी उच्च का मानेंगे D30 चार्ट के अंदर। इसी तरीके से मून प्लेस्ड इन वीनस साइन मस्ट बी ट्रीटेड एज एक्सोल्टेड। तो आप मून को 2 साइन, वीनस के साइन में एक्सोल्टेड होता ही है मून, टॉरस या वृषभ में, मगर उसको यहाँ पे लिब्रा में भी हम एक्सोल्टेड मान लेंगे मून को D30 चार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि 8th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट है या 8th हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस के अंदर चला गया वो पास्ट लाइफ अरिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान से सुने। 8th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो तो अरिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा ही, मगर 8th हाउस लॉर्ड जिस भी घर के अंदर चला गया तो आप ये समझ कर चलिए वो जिस भी भाव में है उससे रिलेटेड आपका अरिस्ट होंगे और वो पास्ट लाइफ की वजह से होंगे, प्रीवियस लाइफ की वजह से। 5th हाउस में चला गया 8th लॉर्ड, तो 5th हाउस से रिलेटेड अरिस्ट हैं, उनसे आप परेशान रहोगे, एजुकेशन खराब रहेगी या बच्चों से परेशान रहोगे। 8th लॉर्ड सपोज 4th भाव में चला गया तो आपको हाउस से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। 8th लॉर्ड यदि 11वें भाव में चला गया तो आप बिजनेस करोगे तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। इसी तरीके से आपका बड़े बहन भाइयों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 3rd हाउस में चला गया तो छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से आप इसे एनालाइज करोगे कि हमारा अरिस्ट का रीज़न क्या होगा, और मेनली ये अरिस्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, आप ये ध्यान रखना। यदि वो मेलिफिक प्लैनेट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुने, 8th हाउस का लॉर्ड यदि मेलिफिक प्लैनेट है तो वो जिस भाव में गया है उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनसे, उनकी वजह से आपको अरिस्ट होगा। जैसे 8th लॉर्ड 7th भाव में चला गया तो आपको अपनी वाइफ या उस तरीके से जिनसे भी आपके रिश्ते हैं उनकी वजह से आप परेशान रहेंगे ज़िंदगी भर, वो अरिस्ट का कारण होगा। मगर 8th लॉर्ड बेनिफिक है और उसकी वजह से अरिस्ट हो रहा है तो वो आपका फाइनेंशियल मैटर में, उस तरीके की चीज़ों में आपका ज़्यादा अरिस्ट होगा। जैसे 8th लॉर्ड आपका 7th भाव में चला गया और वो बेनिफिक है तो वो मैरिड लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, मगर आपको किसी पार्टनरशिप की वजह से ज़िंदगी भर परेशानियां होंगी। 4th हाउस में चला गया तो आपकी मदर को उतना अरिस्ट नहीं करेगा, मगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पे अरिस्ट होगी। तो 8th लॉर्ड जो जिस भी भाव में जा रहा है, यदि 8th लॉर्ड अशुभ या मेलिफिक है तो वो उस भाव से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनकी वजह से आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। मगर 8th लॉर्ड बेनिफिक है तो उस भाव से रिलेटेड जो आपके वैसे मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मकान, दुकान, कमाई, इनकम, बिजनेस, उससे रिलेटेड चीज़ों में आप परेशान रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 10th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इन D30 शोज अरिस्ट ऑफ दिस लाइफ। मतलब 10th हाउस में जो प्लैनेट है D30 में या उसका लॉर्ड जहाँ पे भी गया है तो आप समझ लीजिए उन वजहों से आप इस ज़िंदगी में परेशान रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी किसी की भी कुंडली देखते हैं तो आप उसको कोई भी उपाय बताएंगे, वो आपके पास आया तो उसकी परेशानियों का कारण आप जान सकते हो D30 से। आप करंट लाइफ में जो उसको परेशानियाँ होंगी तो उसका 10th हाउस देखिए, उसमें कौन सा ग्रह है तो उसकी वजह से उसको परेशानियाँ होंगी, और 10th लॉर्ड किस हाउस में जाके बैठा है उस हाउस से रिलेटेड परेशानियाँ होंगी। अब वो रिश्तों की होंगी या किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ की होंगी, वो मैंने आपको अभी बताया है। जनरली जो अशुभ ग्रह हैं, मेलिफिक प्लैनेट, वो रिश्तों को, लाइफ से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड आपको परेशान करेगा। और यदि वो शुभ ग्रह है तो आपको परेशानी वो देगा, मगर वो रिश्तों से रिलेटेड नहीं होगी, मैटेरियलिस्टिक होगी आपकी, मकान, दुकान, शिक्षा एटसेट्रा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 चार्ट लेकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस अरिस्ट को देख पाएंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ज्योतिष का जो भी सज्जन कोर्स करना चाहते हैं तो आप, मैंने एक बुक्स और कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन क्या सिलेबस है उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है।
आप उसे देख सकते हैं। और इसके बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियोस बताऊंगा, उन्हें आप रेगुलर इंटरवल पर देखते रहेंगे और आप घर बैठे बैठे एक सर्टेन लेवल तक एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।